प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले आज है ना। बहुत अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग ये थर्ड वाले सेशन के अंदर बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा टाइम टेबल होने वाला है बच्चों। सीए फाउंडेशन जो अभी जनवरी 26, मई 26 और सितंबर 26 के लिए ये जो हमारी 5 अगस्त को बैच चालू हुई है, ये इसका टाइम टेबल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो एक बार देखते, एक बार रिवाइज करते हैं कि कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों कल के क्लास की अगर मैं बात करूं ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी से पढ़ना चालू किया था। याद आ रहा है कि आपको? अच्छा मुझे वो सब चीजें बताओ, ये सब छोड़ो, मुझे पहले आप इतना बताओ कि कल क्या आपने रिवाइज किया? क्या क्या आपने घर पर जाके एक बार रिवाइज किया क्या खुद से? बोलो ना जरा, क्या आप सभी लोगों ने बढ़िया बढ़िया घर पर रिवाइज किए थे क्या, कि बस आप सिर्फ क्लास के भरोसे? सर आप सिर्फ पढ़ाओ यार, बाकी हमको पूछो पूछो मत रिवीजन विवीजन के लिए, हम कुछ करने वरने नहीं वाले, ऐसा तो नहीं है ना बेटा आपका अप्रोच? रिवीजन आप लोगों ने किया था ना? हाँ सभी लोग लिख रहे हैं हाँ सर किया था। झिलमिल भी कह रही है यस, आलिया भी कह रही है यस, यनिका ओम शेटे भी कह रहे हैं यस यस हमने तो किया था करके। बहुत बढ़िया है ना। देखो सब लोगों को जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, आपको एक बार घर पे रिवाइज करना है, तो इससे क्या होगा, आपको एकदम फटाफट आपके माइंड में रजिस्टर होना चालू हो जाएगा लॉ। नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में बहुत दिक्कत देगा बच्चों ये। बाद में आप क्या करोगे, पूरी क्लासेस आराम से निपटाओगे, फिर क्लासेस कंप्लीट करने के बाद पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ रिवाइज नहीं होगा, कुछ आपको ध्यान नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था क्लासेस के वक्त। इसलिए आपको क्लास के साथ साथ ही पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का सारे के सारे लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप रोज रिवाइज करेंगे, मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊं, 1 पेज 2 पेज 1.5 पेज, मैं जितना भी पढ़ाऊं, आप घर पर आराम से इसको रिवाइज कीजिए। सुबह पढ़ाया हुआ रात में शाम में आपको आराम से ध्यान आ जाएगा। पर अगर इसको आपने ज्यादा समय लगा दिया और 1-1.5 महीना हो गया, तो बेटा उसके बाद तो लग गए अपने, है ना, मतलब फिर परेशानी, फिर मुश्किल आ जाएंगे अपने लिए, ऐसा कह रहा हूं मैं। ठीक है, ओके सर, चलो आगे बढ़ो। क्या मैं बोलो ना, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या, है ना? यस सर। तो देखो यहाँ पर क्या सर, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कौन सी एप्लीकेबिलिटी सर, कौन से चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो देखो कंपनी जो होता है ना, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? सारी कंपनी जो रजिस्टर है इस कंपनीज एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और बैंकिंग कंपनी, इन तीनों कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। साथ ही साथ ऐसी कंपनीज जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड होती है ना, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। और एनी अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एनी अदर चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करता है ना, उसके ऊपर भी क्या कंपनीज एक्ट लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। फिर मैं अगर बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी और उसके फीचर्स के बारे में। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट मतलब जो 2013 वाले में, और प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 हुआ, 1913 हुआ, 1850 हुआ। इसके भी, ये भी कंपनीज एक्ट में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की होंगी तो उसे हम लोग कंपनी मानते हैं। कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कंपनी जो है ना, ये डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होती है फ्रॉम द मेंबर्स या पर्सन जो उसको फॉर्म कर रहा है। मतलब जैसे मैंने अगर अल्टीमेट सीए को बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं होता मैं और अल्टीमेट सीए हम दोनों एक ही है करके, ऐसा इसका मतलब होता है क्या? नहीं सर। दूसरा, कंपनी जो है वो अपने नाम पर असेट ओन कर सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है। क्या कर सकती है बोलो बच्चों? और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर यहां पर कर सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ना, तो क्रेडिटर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है अपने लाइबिलिटी को लेके। किसको लेके बोलो बच्चों? अपने लाइबिलिटी को लेके केस कर सकता है। फिर यहां पर आखिरी पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि जो मेंबर होता है ना, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी के अंदर। यानी कि कंपनी की प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है ना, उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा? कंपनी का होगा। क्या किसी दूसरे पर्सन का होने वाला है क्या? नहीं सर, किसी भी दूसरे पर्सन का नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ परपेचुअल सक्सेशन के बारे में। अब ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो
मेंबर्स इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी में कम एंड गो, इसका मतलब होता है कि जो लोग है ना जो कंपनी को बनाते हैं ये आते जाते रहेंगे, बट जो कंपनी है ना ये चलते रहने वाली है। क्या रहने वाली है बोलो बच्चों? ये जो कंपनी है ना ये चलते रहने वाली है, ठीक है ना। ओके, फिर इसके साथ साथ मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क पड़ता है क्या बिजनेस के कंटिन्यूएशन के ऊपर? नहीं सर, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कंपनी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है इसको लॉ क्रिएट करता है बच्चों। ये एक नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं सर, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं होती। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है और एक दूसरे के ऊपर केस वगैरह भी कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, समझे क्या। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कंपनी को कंट्रोल करता है ह्यूमन एजेंसी, मतलब ह्यूमंस लोग होते हैं जो एजेंट होते हैं कंपनी के, जिन्हें डायरेक्टर्स बोला जाता है, जो कंपनी के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। क्या ये जो डायरेक्टर्स है बच्चों, क्या ये मेंबर के एजेंट होते हैं क्या? नहीं सर, ये मेंबर के एजेंट नहीं होते, ये केवल और केवल कंपनी के एजेंट होते हैं। किसके एजेंट होते हैं बोलो बच्चों? ये केवल और केवल सर कंपनी के एजेंट होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बातें यहां तक क्लियर है? क्या सभी लोगों को क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना? यस, तो चलो मैं आपको साथ अगले पॉइंट के ऊपर, यस सर, चलिए फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलेंगे। और फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों किससे रिलेटेड यहां पर बातचीत करता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है ना ये आपके साथ बात करता है कॉमन सील से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सभी लोग बोलेंगे कॉमन सील से रिलेटेड। अब ये कॉमन सील का मतलब क्या होता है? तो कॉमन सील की बात करूं ना तो कॉमन सील को बोला जाता है इट इज एन, क्या बोला जाता है बोलो? इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जैसे देखो मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं बच्चों तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ता है। मान लो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, मुझे चेक मिला, तो चेक के नीचे मैं साइन करूंगा तभी तो चेक पास होगा ना, जब मैं आपको दूंगा। अगर मान लो मैंने चेक के ऊपर साइन ही नहीं किया तो क्या मेरी बैंक आपको पैसा देने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं देंगी। अब आप सोच के देखो, आप एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो है ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी ले सकती है। अरे भैया, तो जब प्रॉपर्टी लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो चेक बुक इशू होंगी, तो उस केस के अंदर साइन करना पड़ेगा ना। अब कंपनी के जीवित आत्मा थोड़ी है, उसके हाथ पैर थोड़ी होते जो वो साइन कर सकती है। तो वो कंपनी जो है ना वो साइन कर पाएंगे किसकी मदद से? कॉमन सील की मदद से। अब कॉमन सील का मतलब क्या होता है? आपने ठप्पा देखा होगा ना? अरे बोलो ना, अरे आपने वैसा ठप्पा देखा है क्या बेटा? है ना? अरे एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर है, यहाँ है। देखो ये बेटा क्या है? अल्टीमेट सीए का कॉमन सील। समझ रहे क्या बात को? आपने ऐसा स्टैम्प देखे होंगे कहीं ना कहीं स्टैम्प मारा जाता है जब आप बैंक में जाते हो और चेक वेक को डिपॉजिट करते हो तो ठप्पा मार के देते हैं आपको, या कहीं ना कहीं आपने पक्के से इस स्टैम्प को तो देखा ही होगा। अब बेसिकली ये स्टैम्प है क्या? ये है कॉमन सील हो गया कंपनी का। मतलब ये जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये ठप्पा मारा हुआ है, क्या कहा मैंने बोलो? जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये ठप्पा मारा हुआ है, हम लोग बोलेंगे सर कि इसका मतलब कंपनी ने यहां पर क्या कर लिया है? इसका मतलब सर कंपनी ने इसको साइन कर लिया है। क्या कर लिया है बोलो बच्चों? कंपनी ने वो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर लिया है, ऐसा इस चीज का मतलब होता है। क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? तो कॉमन सील का मतलब क्या होगा? कॉमन सील का मतलब होता है सर ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। देखो क्या है, कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी जिसको अफिक्स, अफिक्स का मतलब लगाना, क्या मतलब होता है? अफिक्स का लगाना, जिसको ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाते हैं, चिपकाते हैं या लगाते हैं। क्या कह सकता हूं मैं? चिपकाते हैं या लगाते हैं, इसे बोला जाता है अफिक्स। ठीक है। अब ऊपर जो रीजन देके रखा है, कॉमन सील एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जिसके पास कोई बॉडी नहीं है, मतलब नॉट गिफ्टेड विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, इसलिए इसको काम करने के लिए एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जैसे डायरेक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है ये लोग साइन नहीं कर सकती कंपनी, तो उसके लिए अपन ने कॉमन सील का प्रबंध किया है। क्या? हाँ सर, कॉमन सील का प्रबंध किया है। अब देखो, कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या? कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना उसके बाद ही कॉमन सील बच्चों कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। मतलब जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बर्थ। कल मैंने आपको बताया था
हमारे इंसानी लैंग्वेज में बर्थ बोला जाता है, बट कंपनी के लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? कॉमन सील बोला जाता है। क्या, सॉरी, इनकॉर्पोरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि जब एक कंपनी कॉमन सील का प्रयोग तभी कर सकती है जब वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो। क्या कहा मैंने, बोलो? जब वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो तब जाके ही कंपनी क्या कर सकती है? तब जाके कंपनी कॉमन सील का प्रयोग कर सकती है। क्या कर सकती है बोलो बच्चों? कॉमन सील का प्रयोग कर सकती है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी बच्चों को क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलता हूं मैं, है ना? क्या आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर है? ओके सर, चलिए आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर देखो। तो अब आता है यहाँ पर, अच्छा, अपन ने क्या लिखा सर यहाँ पर? कॉमन सील क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी एंड इट इज अफिक्स्ड बाय ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ कंपनी इसको क्या करते हैं बच्चों? लगाते हैं। जैसे देखो, मैं अल्टीमेट सीए का डायरेक्टर रहूंगा तब जाके मैं क्या कर पाऊंगा? कॉमन सील का प्रयोग कर पाऊंगा वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिसके अंदर अल्टीमेट सीए इन्वॉल्व है। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने मान लीजिए चैट कैंप में जो जयराज है, ये जयराज बेटा क्या यहाँ पर कॉमन सील का प्रयोग कर पाएगा क्या अल्टीमेट सीए का? नहीं सर, क्योंकि जयराज क्या नहीं है? ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। अगर जयराज ऑफिसर या एम्प्लॉय होता ना तो उस केस के अंदर फिर जयराज भी इस्तेमाल कर पाता। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाता। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो कॉमन सील है ना बच्चों, इसको क्या कर दिया गया है? इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। 2015 में कॉमन सील को क्या कर दिया था? ऑप्शनल कर दिया गया था 2015 के अंदर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कंपनी के अंदर क्या हो बच्चों? हो सकता है कंपनी के अंदर कॉमन सील हो। अब अगर कंपनी के अंदर कॉमन सील है तो आप कॉमन सील का प्रयोग करेंगे साइन करने के लिए। पर अगर कंपनी के अंदर कॉमन सील नहीं है ना, मान लीजिए ऑप्शनल कर दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन सील ना हो तो उस केस के अंदर दो डायरेक्टर्स साइन करेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो? दो डायरेक्टर्स उस केस के अंदर साइन करेंगे। या अगर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, क्या है बोलो बच्चों? कंपनी सेक्रेटरी है, तो उस केस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलकर डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे। सर मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि एक जो डॉक्यूमेंट है ना, एक डॉक्यूमेंट है, इसको ऑथेंटिकेट या इसके लिए शब्द होता है अप्रूव, इसको अप्रूव करना है। अब अगर कंपनी के अंदर कॉमन सील होगा तो कॉमन सील लगा के इसको अप्रूव कर देंगे। पर क्योंकि 2015 से कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉमन सील ना हो। और अगर कॉमन सील नहीं रहा तो अब इस डॉक्यूमेंट को कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे आप? तो एक तो आप कंपनी में दो डायरेक्टर से साइन करवा लेना, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर से आपने साइन करवा लिए तो ये डॉक्यूमेंट अप्रूव माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो बच्चों? अप्रूव माना जाएगा। सर एक बात बताइए, कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? तो देखो, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम दो डायरेक्टर्स चाहिए और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 चाहिए। सर मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको 1000 चाहिए 1000 रखो, 5000 चाहिए 5000 रखो, हमारा क्या जा रहा। पर कोई रखेगा थोड़ी, बेवकूफ थोड़ी है कंपनी इतने सारे डायरेक्टर्स रख के उनको डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन और फीस पे करते रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं? तो उस केस के अंदर इसलिए कंपनी, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कंपनी एक्ट ने दे के रखा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3 डायरेक्टर्स चाहिए। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये चार्ट एकदम क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, कॉमन सील जो होता है बच्चों ये ऑप्शनल होता है, कि कॉमन सील का प्रयोग आप कर भी सकते हो और कॉमन सील नहीं है तो आप दो डायरेक्टर्स की मदद से साइन कर लेना, और कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की मदद से आप क्या करोगे बच्चों? साइन करोगे। क्या करोगे बोलो बच्चों? साइन करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लियर है। क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एकदम क्लियर बोलो ना? क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे मेरे को,
है ना। चलो क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चल सकता हूँ क्या? ठीक है, चलिए सर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब अगले वाला पॉइंट, अच्छा पहले आपको इसको रीड करवाना पड़ेगा अपने को, है ना। आ जाओ रीड करेंगे इसको। देखो, द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द कंपनीज अमेंडमेंट्स एक्ट 2015 हैज मेड कॉमन सील ऑप्शनल। क्या करके रखा है बोलो, इसने कॉमन सील को ऑप्शनल करके रखा है बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड कॉमन सील। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 9 सो एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मोड ऑफ अथोराइजेशन। अल्टरनेटिव मतलब दूसरे मोड ऑफ अथोराइजेशन यहां पर हम आपको प्रोवाइड कर सके अगर कंपनी कॉमन सील का इस्तेमाल नहीं करती है तो अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको आपको अप्रूव करना है कॉमन सील की मदद से, आप इसको कर सकते हो ओनली इफ कंपनी ऑप्ट टू हैव कॉमन सील। तो अगर कॉमन सील है तो आप उसको ये करना, लेकिन कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो आप ये अथराइजेशन एक तो 2 डायरेक्टर्स के द्वारा या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा भी कर सकते हो क्या? ये और ये कब कर सकते हो, जब आपने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है। हर एक कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है बच्चों, लेकिन जहां पर अपॉइंट कर रखा है वहां पर एक कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर मिलकर कर सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए सर, एक अच्छा सीए इन प्रैक्टिस तो करना है, जैसे ऑडिटर जो है ना, आप क्या कर सकते हो, एक तो सीए को नौकरी पर रख लो, या आप एक काम करो सीए को आप नौकरी पे मत रखो, प्रैक्टिसिंग सीए के पास जाके ऑडिट कराओ। समझे क्या? वैसे सीएस में भी होता है, एक जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज होती है, मतलब एक गिवन लेवल के ऊपर वाली जो कंपनीज है ना, उनको कंपनी के अंदर ही सीएस अपॉइंट करके रखना पड़ता है ऑल टाइम, ताकि जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सके बच्चों, फुलफिल कर सके समय समय पर, क्या कर सके, फुलफिल कर सके समय समय पर। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये बातें, है ना। बस इतनी चीजें कॉमन सील के बारे में देके रखिए, फटाफट गो थ्रू करेंगे, और आई होप सो आप सभी के नोट्स भी मेरे साथ साथ में बन गए होंगे। फिर मैं आपको फिफ्थ पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, जो होने वाला है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बोलो? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो नहीं झिलमिल, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो 1956 का क्राइटेरिया था, 2013 का नहीं है। ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़े क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू क्या यहाँ पर? फटाफट बताना, क्लियरली बताना। अरे रे रे रे, मोनीश सर हमारे क्लास में आए भैया, धन्यवाद हमारे जो मोनीश सर हमारे क्लास में पधारे। मतलब और क्या चाहिए जीने को, आप बताइए मुझे। नहीं नहीं बोलो ना, और चाहिए क्या जीने को, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मजा आ गया, मजा ही आ गया, मतलब क्या बोलना आप, है ना। खतरनाक हो गया एकदम। हमने मोनीश सर को यहाँ पर क्या कर दिया, मॉडरेटर भी बना दिए अल्टीमेट सीए चैनल का। आप भी क्या याद रखोगे सर, है ना। चलो सर, आपके कंपनी में जॉब होंगी तो बताना, तथा तुम बस, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे मोनीश सर, कोई बात ही नहीं आपके लिए सर। बाकी बाकी जो लोन वगैरह लगेगा हमको वो आप दे देना सर, है ना। कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है इसमें। चलो आ जाओ दोस्तों, आगे बढ़े क्या? क्या आपके नोट्स हो गए इतने बना के, है ना। साथ साथ में पूरी चीजें आपके कंप्लीट होती रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। आज मैं आपको एकदम खतरनाक कंपनी से रूबरू कराने वाला हूँ कुछ समय बाद, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी अभी हमने ताजा ताजा एमवी ओला प्राइवेट लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी बनाया है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। चलिए आइए, आओ दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोलो ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लाइबिलिटी का मतलब होता है पैसा देने, मतलब जो ऐसी सिचुएशन आना जहां पर मेरी पैसा में देना पड़ रहा है, मुझे पैसा देना जहां पर पड़ रहा है, उसे लाइबिलिटी बोला जाता है उस सिचुएशन को। जैसे मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी से गुड्स खरीदा, तो मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटी हो गई वहां पर, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, ये जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, क्या कहा मैंने, बोलो, ये जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं,
और ये जितने भी क्या होते हैं, और ये जितने भी सोलो प्रोप्राइटरशिप होते हैं ना, उस केस के अंदर मैं बताऊं क्या, उस केस के अंदर ना बच्चों लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बोलो? अनलिमिटेड होती है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझो ना, जैसे मेरा सोलो प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर मेरा सोलो प्रोप्राइटरशिप है ना, तो इस बिजनेस में होने वाला जितना भी नुकसान है ना, वो पूरा के पूरा नुकसान मेरे को 100% बेयर करना पड़ेगा। मतलब सर आपका ये कहना है कि सर सब कुछ, मतलब मेरे को सब कुछ बेच बाच के भी लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, चाहे मेरी यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी है ना, उसको लिमिटेड कर दिया है। बोला गया है कि एक पर्सन की कंपनी के टुवर्ड्स पैसे देने की जो जिम्मेवारी होंगी ना, वो लिमिटेड होंगी, अनलिमिटेड नहीं होंगी। जैसे सोलो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, वैसा अनलिमिटेड सप्लाई यहां पर होगा क्या? नहीं सर, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होगा पैसों का। तो इनका कहना है कि कंपनीज जो होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बोलो बच्चों? 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी कौन सी होती है? और तीसरी होती है यहां पर, तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी। क्या होती है बोलो बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े समय बाद फिर से आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है परसों के क्लास में, कल के क्लास में नहीं, परसों के क्लास में, या हो भी सकता है कल के क्लास में आ जाए अपने को एक आधा कॉन्सेप्ट इसमें से। ये क्या आने वाला है, पर परसों तो फॉर श्योर आएगा कि ये तीनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पर एकदम अपन भी लिमिटेड ही पढ़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यहां पर भी उतना ही पढ़ेंगे जितना यहां पर अभी जरूरी है, ठीक है। ओके, तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो उस केस के अंदर जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होंगी ना किसी पर्सन की, वो होंगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। कितनी होंगी बोलो बच्चों? अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदा, और उस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है ना, वो 100 रुपए है। अब उसमें से मैं आपको एक बात बताऊं क्या, 60 रुपए ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है ना। मैंने 60 रुपए ऑलरेडी दे दिया वो कंपनी को। तो लॉ क्या कहता है कि इस केस में आपकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी आएंगी ना, वो 40 रुपए आएंगी। मैं कहता हूं कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50,000 रुपयों की जरूरत है, पर मेरे से तो कंपनी को 40,000 ही मिलेंगे। लॉ कहता है फर्क नहीं पड़ता कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, भैया आपकी जो लाइबिलिटी है ना, वो केवल और केवल कितना होगा? वो केवल और केवल 40 होंगी। कितनी होंगी बोलो बच्चों? वो केवल और केवल, यहां पर सभी लोग बताएंगे 40 होंगी। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? तो मैंने यहां पर क्या बताया? मैंने आपको यह बताया यहां पर कि सर जो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर होता है ना, उतनी ही मैक्सिमम लाइबिलिटी आती है यहां पर किसकी? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली कैटेगरी है, तो उस केस के अंदर केवल और केवल कितनी लाइबिलिटी होंगी? मैक्सिमम, बोलो ना कितनी लाइबिलिटी होंगी? मैक्सिमम 40 की लाइबिलिटी होंगी। ओ सर मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी जो है ना, वो लिमिटेड बाय गारंटी वाली है, तो उस केस के अंदर जो अमाउंट है ना, आप केवल और केवल, पहली बात तो वाइंडिंग अप के समय बुला सकते हो। मतलब अमाउंट कब बुलाओगे आप? अमाउंट आप केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय बुला सकते हो। कब बुला सकते हो बोलो बच्चों? वाइंडिंग अप के समय बुला सकते हो। ये पहला पॉइंट। और दूसरा मैं बताऊं आपको, ये 2 चीज होती है यहां पर, कि जब कंपनी डूब रही होंगी ना, केवल तभी पैसा बुलाया जाएगा। और मैक्सिमम अमाउंट शैल बी गारंटीड अमाउंट। मतलब जितना अमाउंट मैंने पहले से गारंटी दे के रखा हो, क्या करके रखा हो बोलो? जितना अमाउंट मैंने पहले से गारंटी में दे के रखा हूं ना, मैं मैक्सिमम केवल और केवल उतना ही अमाउंट बुला सकता हूं। क्या? हाँ सर, मैं मैक्सिमम केवल और केवल उतना ही अमाउंट बुला सकता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। अब उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या होता है? मैं कहता हूं यहां पर क्या, मैं कहता हूं यहां पर कि मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको यहां पर पैसा दूंगा वाइंडिंग अप के समय 1,00,000 रुपए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप होगा ना, उस समय केवल और केवल मैक्सिमम मुझसे कितना पैसा बुलाया जा सकता है? 1,00,000 रुपए। एक बात बताना सर, कि कंपनी जब चल रही है, मतलब कंपनी, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का बंद हो जाना, ठीक है। पर कंपनी अगर चल रही है, तो उस केस में पैसा नहीं
नहीं बुला सकते। मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर पैसा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के समय बुलाया जा सकता है, पर पहले वाले केस में पैसा कभी भी बुलाया जा सकता है जब तुम चाहो, मतलब कंपनी चल रही है या कंपनी बंद हो रही है, दोनों केस के अंदर आप क्या बुला सकते हो बच्चों, दोनों केस के अंदर आप यहां पर पैसा बुला सकते हो। कहां पर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर। कहां पर सभी लोग बताना? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर। क्या आपको ये बातें समझी क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगला देखो। अब मैं बात करूंगा अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अनलिमिटेड कंपनी जैसा नाम सजेस्ट करता है, तो अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, तो जब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, क्या होता है इसके अंदर? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यहां पर जो लाइबिलिटी है ना, ये लिमिटेड होती है, और एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? ये अनलिमिटेड होती है। मतलब सर जब तक कंपनी चल रही है ना, जैसे देखो मैं अगर आपको एक नीचे टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं, तो जहां पर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी के पास 1000 शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू है मान लो 250 रुपए। तो इस केस के अंदर जब तक कंपनी चल रही है तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड होंगी, और वो मैक्सिमम कितने अमाउंट की हो सकती है? 250 की हो सकती है। लेकिन एक बार कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, फिर से रिपीट कर दूं मैं, एक बार कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, फिर से रिपीट कर दूं, एक बार कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो जितना भी डेट माइनस असेट अपना पैसा है, क्या कहा मैंने बोलो? जितना भी डेट माइनस असेट पैसा बैलेंस आएगा ना, उतना पूरा, ये पूरा के पूरा बैलेंस 100% आप क्या कर सकते हो? मेंबर से कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो बच्चों? मेंबर से कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? मतलब सर पहले वाले केस में तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है, दूसरे केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और तीसरे केस में अनलिमिटेड कंपनी होती है। गारंटी के समय वाइंडिंग अप के वक्त ही पैसा बुलाया जा सकता है, जितना गारंटीड अमाउंट है मैक्सिमम उतना ही कॉल कर सकते हो। अनलिमिटेड के केस में लाइफ टाइम के वक्त लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर जब कंपनी बंद हो रही हो ना, तो जिस समय वाइंडिंग अप होगा तो डेट माइनस असेट करके जितना भी पैसा बच रहा होगा, हम पूरा के पूरा पैसा किससे कॉल कर लेंगे? मेंबर्स से कॉल कर लेंगे। किससे कॉल कर लेंगे सभी लोग बताइए मुझे? मेंबर से कॉल कर लेंगे। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर क्लियर बोलो, है ना? यस। चलो, क्या क्या मैं आगे बढ़ू क्या? फटाफट बताओ, क्या मैं आगे बढ़ू क्या, है ना? यस, ये है पूरी पूरी चीज है। सर गारंटी के साथ शेयर प्राइस वो तो बेटा पे करना ही पड़ता होता है जब मैं इंटरेस्ट को एक्वायर कर रहा हूं, समझना बात को। इंटरेस्ट को एक्वायर करते वक्त तो मुझे शेयर प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। तीनों केस के अंदर जो शेयर की रिस्पेक्टिव प्राइसेस होती है वो आपको पे करना ही पड़ता है। बस इस वक्त यहाँ पर जो है ना, जितना मैंने हो सकता है कि शुरुआत में और कुछ एक्स्ट्रा वादा किया होगा, वो वादा मुझे निभाना पड़ता है वाइंडिंग अप के समय, ऐसा है यहाँ पर। ठीक है सर, ये डेट असेट्स का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। डेट असेट्स का मतलब होता है, डेट मतलब आपकी लाइबिलिटी, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है भैया वो माइनस जितने भी आपके कंपनी के असेट्स है। असेट्स तो आपने बैलेंस शीट वगैरह तो बनाना सीखे होंगे ना 12वीं में, तो उसमें क्या होता है, मान लो जब कंपनी डूब रही हो तो क्या करेंगे अपन? कंपनी के असेट्स को बेचेंगे, बेच के जितना भी पैसा आता है लाइबिलिटीज को पे करेंगे। मान लो असेट से मेरे पास 100 रुपए के, और डेट्स या मेरी पूरी लाइबिलिटी है 200 रुपए की, तो 100 रुपए मेरे पास कम पड़े, तो ये जो पैसे कम पड़े वो मैं किससे बुलाऊंगा? मेंबर से बुलाऊंगा। सर 100 के जगह अगर यहां पर 1000 होते तो भी मेंबर से बुलाता, 10,000 होते तो भी मेंबर से बुलाता, 1 लाख होते, 10 लाख होते, 1 करोड़ होते तो भी मेंबर से बुलाता, और मेंबर को पूरा पैसा देना पड़ता। कब कब कब? जब अनलिमिटेड कंपनी होती है तब। समझ में आया क्या, है ना? यस। चलिए, अभी आपको नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, थोड़े से 2-4 पन्ने अगर आप पलटाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मैं आपको कल क्लासेस ऑफ कंपनी के अंदर ना ये वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी लिखा भी हुआ है, ठीक है ना? तो अपने को डिटेल में पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट को,
तो तब आपको ध्यान में आ जाएगा, इसलिए वो कॉमन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में कवर किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो इंस्टीट्यूट ने भी ज्यादा यहाँ पर चीजें नहीं बताई है रिस्पेक्टिव कंपनीज को लेके, ठीक है। आओ अब देखो, लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ कंपनी इन विच ही इज अ मेंबर, मतलब मैं जिस कंपनी के अंदर मेंबर हूं ना उसके बेसिस के ऊपर लाइबिलिटी डिपेंड करती है। क्या करती है बोलो? उसके बेसिस के ऊपर लाइबिलिटी डिपेंड करती है। क्या करती है बोलो? डिपेंड करती है। ओके, इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाय शेयर्स है तो डेट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट्स ऑफ शेयर होल्डर, मतलब कंपनी के डेट्स कंपनी के होते, वो शेयर होल्डर के नहीं बनते। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का ही दूसरा मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर held by them. In no case shareholder can be asked to pay more than unpaid value of share. देखो यहां पर आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए फिर भी हम लोग तो केवल और केवल अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर ही बुलाएंगे। क्या? यस मतलब सर अगर 1,000 रुपए फेस वैल्यू है और 600 रुपए अगर पेड है तो मुझे बताइए कितना मैक्सिमम बुलाया जा सकता है सर? मैक्सिमम 400 रुपए यहां पर बुलाया जा सकता है ना? हाँ सर, मैक्सिमम 400 रुपए यहां पर बुलाया जा सकता है। समझ में आया क्या? बोलो ना बच्चों, समझ में आया क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बातें आपको क्लियर क्लियर है क्या? है ना? यस सर, हाँ कर सकते हो दृष्टि राठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आओ चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आ जाओ, चले क्या? चलो आओ यहां पर ध्यान देना दोस्तों। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर और अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। In case of company limited by guarantee, members are liable only to the extent of amount guaranteed by them, and that too only when the company goes into liquidation. समझ में आया क्या? देखो क्या बोला, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएंगी ना, केवल और लिक्विडेशन मतलब कंपनी का दिवाला निकल रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो बच्चों? वाइंडिंग अप हो रहा है, इसी को बोला जाता है दिवाला निकलना। क्या बोला जाता है बोलो? दिवाला निकलना। तो जब कंपनी का दिवाला निकल रहा है या कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है ना, तो उस समय यहां पर क्या किया जाता है, ये जो पैसा बुलाया जाता है और वो भी कितना, जितना उसने गारंटी दिया था उतना। अब देखो, अनलिमिटेड कंपनी में बोल के रखा है कि जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की ये अनलिमिटेड होती है, मतलब इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है। सर मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताओ सर, कि ये जो चीज हुई ना, यहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड है, इस वाले केस में भी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितने का वादा किया, बट यहां पर क्या है बच्चों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बस यहां पर पैसा कभी भी बुलाया जा सकता है, यहां पर केवल वाइंडिंग अप के समय, और यहां पर भी अनलिमिटेड पैसा वाइंडिंग अप के समय बुलाया जा सकता है। बाकी जब तक कंपनी चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तब तक लिमिटेड अमाउंट ही बुलाया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुलाया जाता है। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ऑल गुड ऑल परफेक्ट ऑल क्लियर, बोलो जल्दी से मुझे, ऑल गुड ऑल परफेक्ट ऑल क्लियर। तो यहाँ पर अपने पूरे पांचों फीचर्स हो जाते हैं फिनिश। एक बार फटाफट फीचर्स को दनादन गो थ्रू करो, फिर मैं आपको नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम होने वाला है बच्चों कॉर्पोरेट वेल। किसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको? कॉर्पोरेट वेल के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए फटाफट देखेंगे, एक बार गो थ्रू कर लो।
चलो चालू करें क्या? दोस्तों, मुझे जरा आप एक बात बताना, क्या आप लोगों ने कभी कठपुतली का खेल देखा है क्या? मुझे बताओ ना, क्या आप लोगों ने कभी ये वाला जो कठपुतली का खेल होता है बच्चों, क्या आपने कभी ऐसे कठपुतली के खेल को देखा है क्या? जिसमें क्या होता है कि सामने, हमारे सामने जो है ना, स्टेज के ऊपर एक गुड्डा गुड्डी ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो अटैच्ड होती है किसी दूसरे पर्सन के हाथ में, और वो उसे क्या कर रहा होता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और वो व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है, वो जैसे चाहे इन लोगों को नचाता है और आपको खेल दिखवाता है। समझ पा रहे क्या बात को? तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। कंपनी के सामने आपको नजर आ रहा है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है, रिलायंस ने ऐसा किया, रिलायंस ने वैसा किया, रिलायंस के बंतारा ने वो किया, ये किया, आपको ऐसा सब कुछ सामने नजर आ रहा है। बट एक्चुअल में उसके पीछे कंट्रोल करने वाले कौन है? उसके डायरेक्टर्स लोग हैं, उसके मेंबर्स लोग हैं, जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, जो ओनर है कंपनी के। क्या आपको लगता नहीं क्या? मतलब सर कंपनी वही करेंगी जो क्या चाहेगा, जो एक शेयर होल्डर और डायरेक्टर चाहेगा। मतलब सर मुझे जरा आप एक बात बताइए, सर आप ये बोल रहे हो क्या कि यहां पर क्या हो रहा है कि सर इस केस के अंदर जैसे पीछे वाला व्यक्ति इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वैसे कंपनी के केस में क्या होगा कि ये लोग कंपनी है, और ये जो डोर है ना वो किसके हाथों में बच्चों? वो जो डोर है ना वो है यहाँ पर डायरेक्टर्स और मेंबर्स के हाथों में। डायरेक्टर और मेंबर जैसा चाहे क्या वो वैसा नचा सकते हैं क्या कंपनी को? हाँ सर, वो वैसा नचा सकते हैं कंपनी को। ओ, मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ, यहां पर मैं आपको कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ये जो वेल है ना, वेल का मतलब क्या होता है बच्चों? वेल का मतलब होता है पर्दा। क्या मतलब होता है? बोलो, पर्दा। वेल का मतलब होता है पर्दा, है ना? तो इनका कहना है कि सामने आपको नजर आ रही होंगी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डील कर रही है, या कंपनी अलग अलग प्रकार की डील्स कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें कंपनी करती है आउटसाइडर के साथ। बट एक्चुअल में मैं बताऊं ना, इस कंपनी के पीछे कौन है बच्चों? कंपनी के पीछे मेंबर्स होते हैं, इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, ये लोग होते हैं जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। बट एक बात ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो भी लाइबिलिटी आती है ना, जितनी भी लाइबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण जितनी भी लाइबिलिटी आती है बच्चों, ये लाइबिलिटी ना केवल और केवल कंपनी के ऊपर आती है। क्या ये लाइबिलिटी मेंबर्स या डायरेक्टर्स तक पहुंचती है क्या? नहीं सर, नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसके बीच में एक वेल होता है, एक पर्दा होता है, और वो पर्दा जो है ना बेटा, वो पीछे तक लाइबिलिटी आने नहीं देता। सर आप तो यही कॉन्सेप्ट बता रहे हो ना जो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी का। एग्जैक्टली मैं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी भी आपको, कि कंपनी को बनाने वाले और कंट्रोल करने वाले अलग लोग होते हैं, और कंपनी जो होती है वो अलग अलग लोग होते हैं। मतलब कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों अलग अलग है। कंपनी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, जो भी डील्स वगैरह करे, उस केस के अंदर केवल और केवल जिम्मेदारी कंपनी की होती है। क्या किसी दूसरे मेंबर या किसी दूसरे पर्सन की जिम्मेवारी है क्या? नहीं सर, नहीं है। है क्या? नहीं सर, नहीं है। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? मतलब सर ये कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट मतलब कुछ नया नहीं, जो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बस वैसा ही है। क्या है बोलो बच्चों? बस वैसा ही है। देखिए यहां पर क्या, कॉर्पोरेट वेल्स मतलब एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट जहां पर कंपनी आइडेंटिफाई की जाती है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कंपनी। अरे भैया यही तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहता था कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों अलग अलग होते हैं करके। अरे बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलो ना। हाँ सर बोलता तो था, है ना? याद आ रहा है आपको? चलो अगला, फिर बोल के रखा है जो टर्म है कॉर्पोरेट वेल का, इट रिफर्स टू अ कॉन्सेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड। मतलब क्या? जो कंपनी के मेंबर्स है ना, दे आर शील्डेड। शील्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। क्या होता है बोलो?
प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड विद द कंपनीज एक्शन। मतलब कंपनी के एक्शन के द्वारा जो भी लाइबिलिटी होंगी ना, क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी के एक्शन के द्वारा, कंपनी के एक्शन से जो भी लाइबिलिटी आएंगी कंपनी के ऊपर, वो मेंबर्स तक कभी पहुंचने वाली है क्या? नहीं सर, कभी नहीं पहुंचने वाली है। इफ कंपनी इनकर्स एनी डेट्स या कोई भी लॉ को कॉन्ट्रावीन भी करती है ना, तो कॉर्पोरेट वेल कहता है कि मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर द एरर्स, यानी कि यहां पर कॉर्पोरेट इंसुलेशन होता है। कॉर्पोरेट इंसुलेशन मतलब कॉर्पोरेट या कंपनी को एक अलग सलग इज्जत दी जाती है, ऐसा इसका मतलब है। क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी को एक अलग सलग इज्जत दी जाती है, इसे कॉर्पोरेट इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब सर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने से जो भी गड़बड़ हुई, क्या हुई बोलो बच्चों, जो भी गड़बड़ हुई, जो भी गड़बड़ हुई, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं कहूं ना, तो यहां पर किसी भी प्रकार से कोई चीजें होने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं होगा। कॉर्पोरेट इंसुलेशन यहां पर एंजॉय किया जाता है। ठीक है, अब देखो सर, इसके लिए शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट। एक्ट का मतलब होता है एक्शन ऑफ द कंपनी। सर सेम सेम लग रहा है पूरा, हाँ एग्जैक्टली सेम सेम ही है, बट इसके आगे जो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल है ना, वो एक नया कॉन्सेप्ट है। उसके लिए अपने को ये बेस तैयार अपन लोग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है करके। ठीक है, ओके। अब देखो, जो शेयर होल्डर है ना, वो कंपनी के एक्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब कंपनी कुछ भी गलत चीजें करे, क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी कुछ भी गलत चीजें करे, उससे शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता है। क्या आपको ये बातें समझी? बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये आपको तीनों पॉइंट्स ये वाले क्लियर है क्या? सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग चैट के अंदर अब्बी के अब्बी बताएंगे, क्या आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर है क्या? यस, ओके। फटाफट फटाफट फटाफट, चलो 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 सर, आओ ध्यान देना। गुड, चलिए वेरी गुड। आओ, अब देखो, अब इसके अंदर एक केस लॉ है बच्चों, जिन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को, मतलब आप समझिए ऐसा तैयार किया था। यह जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, उसके ऊपर जो पहला केस लॉ जो झगड़ा गया था कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो था सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, है ना। इन्होंने फाउंडेशन कॉन्सेप्ट डाला था यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का या सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो मैं कह सकता हूं। अब ये सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन ने क्या कहा, है ना, वो अपन लोग अभी पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर, कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? सभी लोग लिखेंगे, इट रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर वेयर company is identified separately from its members. Second, members are not liable for any act. Members are not liable for any act of company. Members are not liable for any act of company. For any act of company. Act of company. They enjoy, comma, they enjoy corporate insulation. Corporate insulation. Insulation. कॉर्पोरेट इंसुलेशन। फिर केस लॉ सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड। अब देखो ये केस लॉ क्या कहता है, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। फोकस करना बढ़िया से, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। यहां पर देखो, एक पर्सन है बच्चों जिसका नाम है यहां पर सैलोमैन। क्या नाम है बोलो? सैलोमैन। इस पर्सन का नाम क्या है? सभी लोग बोलो ना, सैलोमैन इस पर्सन का नाम है, ठीक है, ओके।
अब ये सैलोमैन का है ना, बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बूट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जूते बनाने का काम है। अभी आप ये ध्यान रखो। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर का बिजनेस अभी कर रहा है। बाद में सैलोमैन क्या सोचता है, मैं एक काम करता हूं ना यार, मैं है ना बढ़िया सी एक कंपनी बना लेता हूं। क्या करता हूं बोलो बच्चों, मैं एक बढ़िया सी एक कंपनी बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, बढ़िया सी एक कंपनी बना लेता हूं। तो सैलोमैन क्या करता है, बढ़िया सी एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर देता है और उसको अपना पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देता है और बदले में कंपनी से शेयर्स ले लेता है उसके, साथ ही साथ डिबेंचर ले लेता है। डिबेंचर मतलब एक लोन, जैसे कंपनी को मैंने लोन दिया हूं तो कंपनी मुझे एक क्या देंगी बच्चों, कंपनी मुझे डिबेंचर देती है। क्या देती है, डिबेंचर का सर्टिफिकेट देती है। जैसे देखो, मुझे कंपनी के अंदर जब ओनरशिप मिलती है तो मुझे कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर कंपनी मुझसे लोन के रूप में पैसा लेती है तो बदले में मुझे डिबेंचर इशू करती है। तो सैलोमैन ने जो कंसिडरेशन लेना था बिजनेस ट्रांसफर करने का, वो कंसिडरेशन कैश के रूप में लिया, शेयर्स के रूप में लिया और डिबेंचर्स के रूप में लिया। ठीक है ना, तो ये तीनों के रूप में उसने क्या लिया बच्चों, पैसा लिया यहां पर। अब कंपनी के बाकी भी शेयर होल्डर्स बने, जैसे कि सैलोमैन की जो वाइफ थी और जो 4 बच्चे थे और एक बेटी थी, मतलब 4 लड़के और एक बेटी, वो सारे लोग कंपनी के क्या बने, शेयर होल्डर्स बने। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, कंपनी कल चल के ना बच्चों बिजनेस चलाती है, बूट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसको रन करती है। उससे क्या, उसके लिए क्या लेती है, क्रेडिटर्स से बेटा माल लेती है, क्रेडिटर्स से सप्लाई लेती है गुड्स का और धंधा करती है। अब क्या होता है, अब अचानक से बिजनेस में डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक होता है बूम होना, मतलब धंधा बहुत लबालब चल रहा है, लेकिन दूसरा होता है बेटा धंधे में कम होना। धंधे में कमती होने का मतलब होता है कि यहाँ पर लॉसेस फेस कर रहा हूं मैं, जो बिजनेस है ना वो बढ़िया से नहीं चल रहा है। आपने अक्सर सुना होगा, जिनके भी घर पर बिजनेस होता है ना वो हमेशा रोते रहते हैं, अरे धंधा अभी मंदा चल रहा है, अब तो पहले जैसी कमाई रही नहीं, करके बस यही चीजें बोलते रहते हैं ना। तो ऐसे केस के अंदर अब समझो आप बात को, अब अच्छे से ध्यान देना। सर यहां पर क्या हुआ, क्रेडिटर्स ने माल सप्लाई किया बिजनेस को और बिजनेस क्या हो जाता है, डूब जाता है, यानी कि लिक्विडेट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी बिजनेस को लिक्विडेट होता है ना, तो बिजनेस के जितने भी असेट्स है, सबसे पहले असेट्स को बेच के कैश बुलाई जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, सबसे पहले असेट्स को बेच के कैश आती है। कैश से सबसे पहले आउटसाइडर्स का पैसा दिया जाता है, मतलब कि लोन वोन वगैरह लिया होगा तो वो दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना उनको पैसा दिया जाता है। और तीसरा सबसे आखिरी में क्रेडिटर को, और उसके भी बाद पैसा बच गया तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको पैसा दिया जाता है। ये एक सीक्वेंस होता है पैसे को देने का, जो कंपनीज एक्ट बताता है लिक्विडेशन के प्रोसीजर के अंदर। समझे क्या आप बात को, है ना? क्या अभी तक ये बातें क्लियर है क्या आपको? बोलो ना जल्दी से मुझे, यस। तो देखो, अगर मान लो असेट से मेरे पास रिकवर हुए 10,000 रुपए, ठीक है ना, तो उसमें से मुझे आउटसाइडिंग लाइबिलिटीज मान ले मेरी 2,000 रुपए की है तो वो पे करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर 7,000 रुपए तो वो पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स 4,000 रुपए तो बाद में वो पे होंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर अगर 10,000 रुपए के तो बाद में इस सीक्वेंस में पे होंगे। सर आपका मान लो पैसा यहां पर खत्म हो गया तो फिर बचे हुए लोगों को पैसा नहीं मिलता। जैसे देखो इस केस में क्रेडिटर को केवल 1,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 रुपए जो है ना वो डूब जाएंगे क्रेडिटर के, और इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला। क्या कहा मैंने, बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला। ओ, तो अब मैं आपको बताऊं, यहां पर जो क्रेडिटर है ना बच्चों, वो बड़े बौखला गए और वो कहा चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बेटा मेरे पूर्ण जन्म की बात थी और मैं कोर्ट ऑफ लॉ में बैठा था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं ऐसा कह रहा हूं यहां पर, एक तरफ कौन है, एक तरफ है बच्चों क्रेडिटर। कौन है बोलो बच्चों, एक तरफ है यहां पर क्रेडिटर, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है सैलोमैन। दूसरी तरफ कौन है बोलो बच्चों, सैलोमैन। क्रेडिटर क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं जज साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। जज साहब कहते हैं क्या अन्याय हुआ है बाउले, बता तो पहले। तो ये क्रेडिटर कहते हैं सर देखो ना, जब कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, असेट से पैसा आया, पैसा बेच के, असेट्स को बेच के जो पैसा आया वो आउटसाइडर को गया, सब कुछ ठीक है सर। पर डिबेंचर होल्डर जो है ना, जो डिबेंचर होल्डर है ना, वो क्या है, वो यहां पर क्रेडिटर है। क्या है बोलो ना, जो डिबेंचर होल्डर है ना वो सैलोमैन खुद है, और सैलोमैन ही मेंबर है कंपनी का।
तो जज साहब कह रहे तो क्या हो गया? तो क्रेडिटर का कहना है कि जज साहब एक बात ध्यान, अच्छा ये आउटसाइडर का मतलब होता है सिक्योर्ड वाले आउटसाइडर, जिन्होंने चार्ज या मॉर्गेज करके रखा है असेट के ऊपर, उन्हें बोला जाता है, मतलब बेसिकली बैंक लोन वगैरह वाले, आप ऐसा समझो पहले, ठीक है? ओके, तो डिबेंचर होल्डर्स को यहां पर पैसा नहीं देना चाहिए जज साहब, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ये बहुत बड़ा अन्याय है जज साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए करके मेरा कहना है यहां पर। अब समझना, अब यहां पर अब सुनो ना, डिबेंचर होल्डर मतलब सैलोमैन है, सैलोमैन यहां पर कहता है जज साहब से, जज साहब लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है, क्या कहता है कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग है, तो मैं एज ए सैलोमैन एक अलग पर्सन हूं, और जब कंपनी ने मुझे डिबेंचर इशू किए हैं ना, तो मैं डिबेंचर होल्डर हो गया हूं, तो मैं एक अलग पर्सन हूं एज कंपेयर टू कंपनी। हम दोनों कोई एक थोड़ी है, अरे हम एक होते तो बात अलग होती, आप मुझे पैसा नहीं देते एक बार का, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर मान लेते, पर अभी जो ना मैं डिबेंचर होल्डर की कैपेसिटी में यहां पर खड़ा हूं, तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पहले प्रायोरिटी देना पड़ता है एज कंपेयर टू क्रेडिटर। भैया मेरे से भी पहले सिक्योर्ड वाले आए ना, जिनके जो बैंक लोन वगैरह वाले वो लोग आए ना, अगर मान लो उनका पैसा ज्यादा हो जाता तो मैं भी डूब जाता जज साहब, तो रिस्क जो है ये मेरे ऊपर भी थी, पर मैं यहां पर डिबेंचर होल्डर हूं, मैं कोई मेंबर वगैरह नहीं हूं, तो इस केस के अंदर प्लीज इस चीज को कंसिडर करें जज साहब। और क्या लगता है आपको जज साहब ने किसके फेवर में जजमेंट दिया होगा बच्चों? जज साहब ने जो फेवर में जजमेंट दिया वो सैलोमैन के दिया, मतलब बोला गया कि सैलोमैन कंपनी से अलग पर्सन है, और सैलोमैन के पास डिबेंचर है तो वो डिबेंचर होल्डर हुआ, और अगर उसके पास शेयर्स है तो वो शेयर होल्डर हुआ, तो उस केस के अंदर आपको सैलोमैन को अमाउंट पे करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, आपको सैलोमैन को अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू क्रेडिटर। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? एज कंपेयर टू क्रेडिटर। तो सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड के केस में जब ये झगड़ा हुआ था, तो उस केस में जीत किसकी हुई बच्चों? सैलोमैन की हुई, और यहीं पर एस्टैब्लिश किया गया सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को, या मैं बोल सकता हूं कॉर्पोरेट इंसुलेशन के कॉन्सेप्ट को, या कॉर्पोरेट व्हील के थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, जहां पर यह बोला गया कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों अलग अलग पर्संस होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों? दोनों अलग अलग पर्संस होते हैं, ये चीज यहां पर बोली गई है, ठीक है? देखो यहां पर क्या कहा है बुक में। अच्छा मुझे बताओ, क्या पेपर में आपको ये कथा कहानी याद रखना है क्या? अरे मुझे बोलो ना, क्या पेपर में आपको ये कथा कहानी याद रखना है क्या? नहीं सर, इस कहानी को बस दिमाग में रखना है, इसको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड मेरे को याद रखना है क्या? नहीं सर, याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम को लिख के आ जाऊं तो मेरा काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है ना? पेपर में आपको अननेसेसरी इस कहानी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या माना जाता है? मास्टर केस लॉज। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? मास्टर केस लॉज यहां पर माना जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई क्या? है ना? यस सर। चलिए आइए देखेंगे, यहां पर आ जाओ फटाफट, देखो सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से सुनना, ठीक है? ध्यान देना यहां पर। देखो, इन सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे अपने केस में कोर्ट ऑफ लॉ होता है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। सर हमने इंग्लैंड के केस को क्यों लिया है? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट जो है ना, ये इंग्लैंड से ही इंस्पायर्ड हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी केस लॉज भी शुरुआत में आए ना, वो इंग्लैंड वाले यूज किए गए थे, ठीक है? अब देखो, दैट कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, मतलब कंपनी जो है ना वो अलग और सेपरेट पर्सन होती है एज कंपेयर टू मेंबर। क्या कहा मैंने? बोलो, एज कंपेयर टू मेंबर, ठीक है? अब देखो, इन दिस केस वन सैलोमैन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड विद 7 सब्सक्राइबर्स, जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स मतलब जो पहले जिन्होंने वादा किया है कि कल चल के वो मेंबर बनेंगे, मतलब 7 मेंबर बने। कौन कौन? वो खुद सैलोमैन, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और एक बेटे। मैं बोला ना, माना ही नहीं भाई, है ना, रुक ही नहीं रहा, ठीक है? आओ अब देखो, दिस कंपनी टुक ओवर, अब क्या बोला यहां पर? बोलो, दिस कंपनी टुक ओवर पर्सनल बिजनेस असेट्स, जितने भी बिजनेस असेट थे बूट मैन्युफैक्चरिंग के 38,782 पाउंड के, वो ले लिया, और बदले में देखो सैलोमैन को क्या दिया? 20,000 शेयर्स दिया, डिबेंचर दिया 10,000 पाउंड के, और बचा कुचा
कैश में दे दिया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ना, उसकी बीवी, बच्चे और चारों बच्चों को, जो बीवी, डॉटर और चारों बच्चों को यहाँ पर क्या दिया, £1 शेयर, मतलब £1 का शेयर हर एक पर्सन को दे दिया क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में कंपनी क्या होती है, लिक्विडेशन में चले जाती है ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन, मतलब जो जनरली ट्रेड डिप्रेशन होता है ना। जैसे 2008 में हमारे देश में भी ट्रेड डिप्रेशन आया था, जिसके अंदर सत्यम कंप्यूटर्स के स्कैम का खुलासा किया था उन्होंने, ठीक है। तो उसी प्रकार से ट्रेड डिप्रेशन आया, मंदी आई मार्केट में। फिर क्या हुआ कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे ना, जिनका 7,000 रुपयों का, £7,000 का क्लेम था, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कंटेंट किया कि जो सैलोमैन है ना, हम तो उसको ट्रीट ही नहीं करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ कंपनी। मतलब क्या बोला कि डिबेंचर होल्डर जो सैलोमैन है उसको नीचे डाल दो, आप हमको ऊपर इज्जत दो। जो अनसिक्योर क्रेडिटर है वो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर उसने हेल्ड किया है। एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर भी वो या उसके परिवार वालों के पास है, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैलोमैन। और इसलिए कंपनी जो है ना, ये एक प्रकार से शैम एंड फ्रॉड है, इसलिए कंपनी को और सैलोमैन को एक ही मान लो। ऐसा किसका कहना था, अब इनको तो भैया क्या है, क्रेडिटर को तो अपना पैसा चाहिए, तो वो तो कुछ भी उटपटांग बातें तो कर ही सकती है ना, किसी को बात करने में टैक्स थोड़ी लगता है भाई, है ना। तो जिसको मन में आया वो उटपटांग हरकतें यहाँ पर बोला जा। पर मुझे एक बात बताइए, क्या हम वाकई में सुनेंगे क्या उनकी, नहीं सर हम नहीं सुनेंगे। देखो इन दिस केस clearly established that company has its own existence and as a result shareholder cannot be held liable for the acts of the company। मतलब क्या बोला कि कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी यहां पर लायबल होती है क्या शेयर होल्डर के एक्शन से, नहीं दो। इवन दो ऐसा हो सकता है कि पूरा शेयर कैपिटल केवल एक ही पर्सन होल्ड कराओ, मतलब ऐसा हो सकता था कि सैलोमैन ने पूरा 100% शेयर खुद ही ओन किए होते, पर उससे भी कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं सर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अलग सलग ही मानी जाती है क्या, बिल्कुल। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट थ्योरी ऑफ, देखो क्या, सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी, क्या बोला जाता है, बोलो, सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब जो कंपनी है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको अपन लोग अलग सलग मानते हैं। क्या मानते हैं, बोलो, अलग सलग मानते हैं। समझ में आया क्या? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे, क्या आपको बातें सभी बच्चों को क्लियर क्लियर है क्या, बोलो ना, क्या सभी लोगों को पूरी पूरी बातें क्लियर क्लियर है क्या? यस, एक बार फटाफट गो थ्रू करेंगे। और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो पेंसिल से इसके साइड में कट करके रख देना इसको, क्या अननेसेसरी, नहीं तो आप इसको ध्यान में रखने की कोशिश करोगे, आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, ओके। चलो फटाफट देख लो एक बार इसको, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलूंगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला, जो बहुत खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है ना। फटाफट एक बार देखो इसको। चलो आ जाओ। देखो, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बच्चों, वो होने वाला है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का।
किसका होने वाला है? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। अभी हमने कौन से पढ़ा? कॉर्पोरेट वेल का, जो क्या कहता है कि कंपनी और उसको बनाने और चलाने वाले लोगों के बीच में पर्दा होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग पर्सन है और उसको बनाने वाले लोग अलग पर्सन है। कंपनी के एक्शन से कोई भी लाइबिलिटी इस दूसरे पर्सन के ऊपर आने वाली है क्या? नहीं नहीं नहीं, सही सर, कभी नहीं आने वाली है। ये चीज को अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब अभी अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है लिफ्टिंग अप ऑफ, क्या हो गया भाई? OBS2 डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा लैग आया होगा आपको। चलो, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर ना? आपको मेरा ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना? चलो सर आ जाओ। अब देखो यहां पर क्या, तो अब ये बोल रहे हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब इनका कहना है सर कि जो कंपनी है और कंपनी के बीच में और ये जो मेंबर्स है जिसने कंपनी बनाई है उनके बीच में ये जो पर्दा है, क्या इस पर्दे को रिमूव किया जा सकता है क्या? क्या इस पर्दे को हटाया जा सकता है क्या? समझे क्या बात को? क्या इस पर्दे को हटाया जा सकता है क्या? इसके बारे में यहां पर अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? इसके बारे में अपन लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? मतलब मैं आपके साथ ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि एक मेंबर, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर कंपनी और मेंबर्स के बीच के पर्दे को हटा दे और कंपनी और मेंबर को एक मान ले? मतलब कंपनी के जितने भी एक्शंस होंगे ना उसके लिए मेंबर जिम्मेवार। देखो क्या है कि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, पर लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का गलत फायदा उठाएंगे। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं यहां पर बात करूंगा जाड़िया के बारे में, आकाश नहीं, अनंत अंबानी के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों? अनंत अंबानी के बारे में। अब ये अनंत अंबानी क्या करना चाहता है? ये है ना बच्चों, कंपनी के आड़ में कुछ गलत चीजें करना चाहता है। जैसे मान लो ये कंपनी के इसमें ड्रग्स बिकवाता है। क्या बिकवाता है बोलो? ड्रग्स बिकवाता है। कल चल के जब पुलिस की धरपकड़ होंगी बच्चों, तो अनंत अंबानी भाग रहा है, पुलिस ने दौड़ दौड़ के उसको पकड़ डाला बेटा। अब ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए, अनंत अंबानी ये बोलेगा ना फिर कि ड्रग्स मैं नहीं बेच रहा था, कंपनी बेच रही थी, कंपनी के एक्शंस के लिए मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा, एक काम करो कंपनी को जेल में डालो। क्या करो बोलो बच्चों? कंपनी को जेल में डालो करके। अब आप सोच के देखिए भाई, लोग क्या करेंगे, ये कॉर्पोरेट वेल, ये सेपरेट लीगल एंटिटी के चक्कर में वो सारी हरकतें करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और उस केस में नुकसान किसका होगा? आम जनता का नुकसान होगा, मैंगो पीपल का, पब्लिक का नुकसान होगा। मतलब आप किसी को पकड़ नहीं सकते, आप किसी को जेल में डाल नहीं सकते, सब लोग कंपनी बना बना के पूरे काले करतूते करते रहेंगे बच्चों। तो ऐसे केस में एक कॉन्सेप्ट को लाया जाता है जो कहता है कि ये जो कंपनी और अनंत अंबानी को अलग करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कॉर्पोरेट वेल का, ये जो पर्दा है ना, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस लॉ में बता के रखी है जिसके अंदर बोल रखा है कि इन सिचुएशन के अंदर हम ये पर्दे को गायब कर देंगे और अनंत अंबानी और कंपनी को एक मान लेंगे और कंपनी के जितने भी एक्शंस होंगे ना उसके लिए अनंत अंबानी को क्या कर देंगे बच्चों? लायबल कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो ना? लायबल कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो ना? लायबल कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो ना, समझ पा रहे क्या बात को? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ कि कभी कभार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिस कभी ये एक जहां पर क्या होता है कि सर अगर सेपरेट लीगल एंटिटी दे दिया ना तो भैया खेल हो जाना है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस के बारे में बात करके रखा है जहां हम लोग कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को इज्जत नहीं देते। हम लोग बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी और इसको बनाने वाले लोगों के बीच में ये जो पर्दा है ना उस पर्दे को गायब कर डालेंगे और दोनों को एक मान के लाइबिलिटी ठोक देंगे। क्या पर्सन के ऊपर? हाँ सर, ठोक देंगे लाइबिलिटी को। क्या कहा मैंने बोलो? हम लोग यहां पर लाइबिलिटी ठोक देंगे पर्सन के ऊपर। क्या कर देंगे बोलो? लाइबिलिटी लगा देंगे पर्सन के ऊपर। समझ में आया क्या? है ना? यस। तो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल देखो क्या कहता है, ये कहता है यहां पर इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। क्या बोला बोलो? लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, दैट इज disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities of behind the legal facade। मतलब ये जो लीगल पर्दा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करके जो एक्चुअल में पर्दे के पीछे कांड को रच रहा है उस व्यक्ति को धरपकड़ करना है। क्या अपने को? हाँ सर, उस व्यक्ति को धरपकड़ करना है।
वेयर कोर्ट, देखो जहां पर कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट इग्नोर कर रहा है कंपनी को एंड कंसर्न्स देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स या मैनेजर। मतलब कोर्ट कंपनी को इग्नोर करता है और बोलता है कंपनी की जगह जितने भी डायरेक्टर मेंबर्स है उनको पकड़ूंगा। और जो कॉर्पोरेट वेल है ना, इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि कॉर्पोरेट वेल को क्या माना जाता है, लिफ्ट हो गया। क्या माना जाता है बोलो बच्चों, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गया, ऐसा यहां पर माना जाता है, ठीक है ना। तो सर देखो क्या बोला, सर यहां पर ये बोला कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि एक्चुअल में कंपनी के पीछे जो लीगल पर्सन है ना, जो कंपनी के पीछे पर्सन है, जो चला रहे हैं, जो सारी मुसीबतों की जड़ है, उन व्यक्ति को देखना, रियलिटीज में उन व्यक्ति को देखना। तो कोर्ट क्या करता है, कंपनी को इग्नोर मारता है और उसके पीछे जो भी मेंबर्स और मैनेजर्स है उनसे डायरेक्टली पंगा लेता है या उनसे डायरेक्टली डील करना चाहता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता है। अब लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या आने वाले, ये लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 पॉइंट्स दे के रखे। मतलब कोर्ट ने ये 5 चीजें बता के रखी है जब हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे। मतलब सर ये 5 चीजें होंगी तभी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा। ऐसा नहीं है आपका आज मूड बन रहा है चलो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता हूं करके, है ना, आज कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा तेरा भाई, और मान लो कल आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार आज कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं करते, आज मजा नहीं आ रहा करके, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। ये 5 सिचुएशन के अंदर जब जब बात बनेगी, क्या कहा मैंने बोलो, ये 5 सिचुएशन के अंदर जब जब बात बनेगी ना, तब तब कॉर्पोरेट वेल क्या होने वाला है, तब तब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो बच्चों, तब तब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने वाला है। समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं करके, आपके साथ बोलिए जल्दी से मुझे, है ना। यस सर। तो बेसिकली सर आप ये लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में यहां पर चीजों को बता रहे हो, ये बात हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो सर आइए अब एक एक पॉइंट्स को पढ़ना चालू करेंगे हम लोग कि कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है कि कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट होगा, ठीक है। आ जाओ अब, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर कोर्ट डिसरिगार्ड्स लीगल facade and considers members and manager responsible for act of company, for act of company, for act of company. It is a concept where court disregards legal facade and considers members and managers responsible for act of company, responsible for act of company। क्या आपको ये बातें समझी, बोलो जल्दी से मुझे। यस अब देखो, following are cases, following are cases where corporate veil is lifted, जहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। इसका मतलब कंपनी और उसको चलाने या बनाने वाले लोगों को एक माना जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। तो लिखो यहां पर टू डिटरमाइन कैरेक्टर ऑफ कंपनी, whether company is enemy or friend, whether company is enemy or friend, company is enemy or friend, ठीक है। ओके सर आ जाओ, अब ध्यान दो ये एनिमी और फ्रेंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। पहले एनिमी क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, ये समझिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, मान लीजिए जैसे इंडिया, ठीक है, ये है अपना इंडिया, और मान लो ये है कोई कंट्री पी, ठीक है ना।
ये है कोई कंट्री पी। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, है ना, चलो ये है कोई कंट्री पी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये है कोई कंट्री पी। अब होता क्या है समझो, अब होता ये है बच्चों कि कंट्री पी और इंडिया के बीच में क्या छिड़ जाता है, वॉर छिड़ जाता है। ध्यान रखना, पत्थरबाजी वगैरह थोड़ी बहुत ऐसी चल रही है, नॉर्मल फायरिंग है, वो सब नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर वॉर चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है वैसा प्रॉपर वॉर चल रहा है। समझे क्या आप बात को? तो कंट्री पी और इंडिया के बीच में अगर वॉर चलता है ना, तो कंट्री पी के जितने भी लोग है, क्या है बोलो, जितने भी लोग है, मतलब वहां पर रहने वाले लोग हैं, वो हम लोगों के लिए क्या बन जाते हैं बच्चों, एनिमी बन जाते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एलियन एनिमी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, एलियन एनिमी। और लॉ क्या कहता है, वॉर के सिचुएशन में इंडिया के जो भी एनिमी है ना, आप क्या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? तो इसका जवाब है आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, मतलब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को पोस्टपोन कर दोगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उसको पोस्टपोन कर देना, वॉर के बाद करना, या अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है तो आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे, मतलब आप दूर हटोगे। क्योंकि आप सोचो, दुश्मनों के साथ आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। समझ में आया कि आपको ये कॉन्सेप्ट? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, आप उन लोगों के साथ यहां पर डील कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप उन लोगों के साथ यहां पर डील नहीं कर सकते हो जिनके साथ हमारे देश का वॉर चल रहा है, क्योंकि वो हमारे एलियन एनिमी कंसीडर किए जाते हैं। और एलियन एनिमी का कॉन्सेप्ट कहता है कि वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वॉइड माने जाएंगे, मतलब कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, ऐसा उसका मतलब यहां पर बोल दिया गया है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया सर, आप जो कह रहे हो इतना समझ में आ गए हो। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या, अब असली पॉइंट अब यहां पर चालू होने जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर? अब यहां पर ये बोला जाता है कि सुनो ना, कि अगर कोई कंपनी है बच्चों, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, देखो अपने नोट्स में समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए सर, जर्मनी, और यहां पर ये है जर्मनी, ठीक है, ओके, और ये है इंग्लैंड। अब क्या हुआ, जर्मन्स के कुछ लोग क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों, एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डेमलर एंड कंपनी। क्या नाम है बोलो बच्चों, डेमलर एंड कंपनी। और ये कंपनी को इन्होंने इनकॉर्पोरेट, यानी कि कहां पे बनाया, इंग्लैंड में बनाया। कहां पर बनाया बोलो, इंग्लैंड में बनाया। पर इस कंपनी के अंदर ना 99%, क्या कहा मैंने बोलो, इस कंपनी के अंदर जो 99% लोग हैं वो जर्मन है, और जो बचे हुए 1% है वो ब्रिटिश है। कौन है वो, ब्रिटिश है। समझ रहे आप बात को? ओके, मतलब कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब जो ओनर्स है, वो 99% जर्मन से, और 1% जो है ना वो ब्रिटिशर्स है। कौन है वो, ब्रिटिशर्स है। ठीक है, ओके। अब कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड में एक दूसरी कंपनी को, जिसका नाम था कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। क्या नाम है बोलो, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, उसको यहां पर माल सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया, माल सप्लाई किया। जैसे टायर सप्लाई किया, या जो भी गुड्स में डील करते होंगे वो गुड्स को यहां पर इन्होंने क्या किया, सप्लाई किया। ठीक है ना, क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी के ऊपर। ठीक है, ओके। मान लो जैसे कि इनको फॉर एग्जांपल लेना होगा यहां पर $1,00,000 यहां पर लेना होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि $1,00,000 का माल इन्होंने सप्लाई किया और $1,00,000 इनको लेना है। अब क्या होता है, माल सप्लाई कर दिया और डॉलर लेने से पहले, पैसा लेने से पहले जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में क्या हो जाता है, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि डेमलर एंड कंपनी जाती है कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के पास और कहती है भाई मेरे वो जो $1,00,000 है ना, प्लीज वो पे कर दो। तो कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का कहना है हम तुम्हें पे नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो एनिमी हो, तुम तो हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हें अमाउंट को पे नहीं करेंगे। यहां पर डेमलर एंड कंपनी का कहना है कैसी बात कर रहे हो, तुम भी इंग्लैंड में बने हो, मैं भी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई हूं, मैं भी इंग्लैंड में बनी हूं, मैं भी इंग्लैंड की, तुम भी इंग्लैंड के, हम दोनों भाई भाई, बहन बहन। समझा बात को? अब लेकिन कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का कहना है नहीं भैया, हम तो आपको पैसे नहीं देंगे। और क्या होता है कि ये जो डेमलर एंड कंपनी है ना बच्चों, ये चले जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के पास। कहा चले जाती है ये चले जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के पास।
और जब ये कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ है डेमलर एंड कंपनी और एक तरफ है कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ हाँ, तो देखो मैं क्या कहता हूँ, मान लो मैं हूं यहाँ पर, कौन यहाँ पर, जब भी आपको ऐसा ये वाला बैकग्राउंड दिखे तो समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये डेमलर एंड कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर बातचीत चल रही है करके, ठीक है ना। तो डेमलर एंड कंपनी का क्या कहना है, डेमलर एंड कंपनी का कहना है, जज साहब देखो हमने माल सप्लाई किया, हम इंग्लिश में बने हुए हैं, हम इंग्लैंड में बने हुए हैं, और फिर भी देखो ना ये कंपनी क्या कहती कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम एलियन एनिमी हमको बता रही है करके। जबकि मैं तो इंग्लैंड में ही बनी हूं और मैं माल भी सप्लाई किया तो इंग्लैंड में क्या, मैं भी इंग्लिश की कंपनी, ये भी इंग्लिश की कंपनी, दोनों भाई भाई है, बहन बहन है, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो। लेकिन कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी क्या कहती है, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का कहना है, जज साहब आप समझिए बात को, ये जो कंपनी है ना, जो खुद को क्या बता रही है, जो खुद को बता रही है कि ये क्या है, ये क्या है बोलो ना, जो खुद को बता रही है कि ये कौन सी कंपनी है, ये है सर यहाँ पर इंग्लिश कंपनी करके, है ना। पर एक्चुअल में ये नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, और जब आपने इसके दिल में उतर कर देखा तो इसके अंदर 99% कौन नजर आए, जर्मन नजर आए। जब इसको कंट्रोल करने वाले 99% लोग जर्मन है जज साहब, तो उस केस के अंदर मैं इसे कैसे इंग्लिश कंपनी मानूं, कैसे मानूं। जज साहब का कहना है बात तो सही है, जज साहब कह रहे हैं कि इस समय जब इतना खतरनाक माहौल चल रहा है वॉर का, तो हमें कंपनी के पीछे कौन है एक्चुअल में कंट्रोल करने वाले, उसके लिए लीगल पर्दे को उठाना पड़ेगा। मतलब जब हमको एक्चुअल में कंपनी के कैरेक्टर को जानना है कि वो हमारे देश की दुश्मन तो नहीं है या हमारे देश का दोस्त तो नहीं है, उसके लिए हमको लीगल पर्दे को उठाना पड़ता है। और जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम क्या मानेंगे, डेमलर एंड कंपनी को एक क्या मानेंगे बोलो ना, एक यहां पर कौन सी कंपनी मानेंगे, एक जर्मन कंपनी मानेंगे। और जर्मन कंपनी अगर उसे मान लिया तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या पैसा मिलना चाहिए क्या, नहीं सर, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वॉर के समय, वो स्थगित कर दिए जाते हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर डेट के लिए। कौन से डेट के लिए बोलो बच्चों, फ्यूचर डेट के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि आप क्या नहीं बन सकते, बोलो ना सर, आप यहां पर नहीं बन सकते उसकी कंपनी। गॉट इट एवरीवन, क्या आपको बात समझ आ रही है क्या। तो देखो यहां पर क्या, इन अ लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विथ एनिमी, मतलब ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करना एनिमी के साथ, वे टेस्ट ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट किया जाता है। इसमें लीडिंग केस लॉ कौन सा है, डेमलर एंड कंपनी वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का, जो कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जियोपार्डी नहीं होता है तो कोर्ट यहां पर विलिंग नहीं होगा कॉर्पोरेट शेल को क्रैक करने के लिए। लेकिन जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट दाव पर लग जाता है, वहां पर कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। क्या करेगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। देखो, इट में रेंड अ वेल, रेंड मतलब लिफ्ट अ वेल, लिफ्ट अ वेल फॉर एसर्टेनिंग वेदर कंपनी इज अ एनिमी कंपनी। तो इट में रेंड यानी कि लिफ्ट अ वेल, ठीक है, ये देखने के लिए कि कंपनी कहीं एनिमी कंपनी तो नहीं है, उसको देखने के लिए। इट इज ट्रू दैट अनलाइक नेचुरल पर्सन कंपनी डू नॉट हैव माइंड या कॉन्साइंस, मतलब आत्मा वगैरह नहीं होती है उसके अंदर। देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड और फो, बट हाउएवर इट मे बी कैरेक्टराइज्ड एज एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री। मतलब क्या सर, एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना कंपनी, इसकी कोई आत्मा या इसकी सोच वोच नहीं होती है, बट इसकी सोच किससे आती है, जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने वाले लोग जर्मन से, तो हम लोग इसको क्या क्लासिफाई कर देंगे, जर्मन कंपनी क्लासिफाई कर देंगे। तो इस पर्पस के लिए जो कोर्ट है बच्चों, क्या वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, वो बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या।
बताइए जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से बताएं। सर इफ 50% जर्मन होते तो 50% जर्मन होते तो मैं ब्रिटिश कंपनी मान लेता, पर मोर देन 50% होते तो मैं इसको फिर क्या मानूंगा? जर्मन कंपनी मानूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन एग्जैक्ट 50 होते तो मैं इसको क्या मान लेता? ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि बचा हुआ 50% तो ब्रिटिश होल्ड कर रहे हैं ना, इसका यही मतलब हुआ। तो उस केस में फिर इसको ब्रिटिश कंपनी मान के पैसा दे दिया जाता, पर वैसा हुआ नहीं है। मेजोरिटी लोग कौन से? मेजोरिटी लोग जर्मन है, तो उस केस के अंदर हम लोग इसको क्या मान लेंगे बच्चों? है ना, ये चीज मान लेंगे। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यस, चलो 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 चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? आ जाओ यहाँ पर, अपने नोटबुक में आ जाओ। आओ, आपको इस कॉन्सेप्ट को लिखवा देता हूं मैं। आ जाओ, देखो क्या, ऐसा लिखो, ऑल दो कंपनी डू नॉट हैव although company do not have although company do not have mind or conscience to determine whether its enemy or friend but it can be determined it can be determined by person who are controlling affairs of company, case law, Daimler and Company versus Continental Tire and Rubber Company versus Continental Tire and Rubber Company versus Continental Tire and Rubber Company। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? फटाफट बोलो। पहला पॉइंट समझ लगा हो सर? समझ लो, है ना? चलो, बढ़िया, गुड, ओके। चलो, तो अपन क्या करेंगे आज के लिए? अपन केवल और केवल यहीं पे होल्ड करेंगे, ठीक है? यस, एंड देन फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि 15 अगस्त तक, लगभग 15, 16, 17 अगस्त तक आपकी जो क्लासेस है वो भी कम कम रहेंगे। उसके बाद आपकी जो क्लासेस है वो 115 या 130 तक हो जाएंगी लॉ की। सर बीच में ना मैं आपको एक 12:30 के आसपास मैं आप लोगों को एक लंच ब्रेक भी दूंगा, 15 से 20 मिनट का। तो उसमें आप क्या कर लेंगे? लंच कर लेंगे। तो एक सेशन होगा अपना लंच के पहले का और एक सेशन होगा अपना लंच के बाद का। समझ में आ रहा है कि आपको? जैसे मान लो 11:15 से 12:30 तक अपनी क्लास चली, फिर 20 मिनट का मैं आपको ब्रेक दिया, फिर 12:50 से लेके 1:30 तक अपना दूसरा सेशन होगा 40 मिनट का। समझ में आ रहा है आपको बातें? है ना? अननेसेसरी आप क्या करना, अननेसेसरी आप अपन इसको एकदम 1:30 बजे वगैरह आप लंच कर रहे हो, वैसा अपन इसको नहीं रखेंगे, ठीक है? ओके सर, चलिए तो आज के लिए अपन करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये डेमो सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप ultimatecA.com के ऊपर जाकर हमारी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।